हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है, अपनी पढ़ाई जो है वो बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी में पैडागोजी सेक्शन जो होता है, पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पैडागोजी को सॉल्व करने के मैं तरीके सिखा रही थी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, 100 क्वेश्चन सीरीज़ में जो है 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये प्रैक्टिस सेट 5वां, और मैंने कहा था टोटल मैं 7 प्रैक्टिस सीरीज़ कराऊंगी। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो सीडीपी में 15 मार्क्स का पैडागोजिकल वाला सेक्शन होता है, वो जो है आपके कहीं नहीं जाने वाले। 15 में से आप 15 जो है अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। पैडागोजी मीन्स टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट के साथ आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, अपने स्टूडेंट को के साथ आप किस तरीके से उसे गाइड करें, किस तरीके से उसे समझें, किस तरीके से उसे एक डायरेक्शन में ले जाएं, उसे आगे बढ़ाएं, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के साथ करेंगे तो आपके ये मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। फिर इसके बाद जो है मैं थ्योरी की क्लास लूँगी, पूरा बेसिक से मैंने क्लासेस स्टार्ट करवाई है। थ्योरी की क्लास ऐसे ही करवाऊंगी, 8-10 उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखना आपका लेवल किस तरीके से जो है बढ़ते जाता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टू दी पॉइंट्स में, मतलब कि एक एक पॉइंट जो लगता है कि कहीं पर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, पूरी समझाने की कोशिश करूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस आपका अपकमिंग सीट एटेड जो है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है तो देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एक जॉन डीवी थे। क्या, कौन थे? जॉन डीवी, जिनका जो है प्रगतिशील शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, इसमें जो है इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है जिसमें जो है शिक्षा का एकमात्र क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे की योग्यता के अनुसार जो है उसे शिक्षा प्रदान करना, बच्चे का जो रुचि है उसके अनुसार जो है उसे आगे बढ़ाना। प्रगतिशील शिक्षा, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सबसे पहले आप बताऊं तो आज के टाइम में अमेरिका में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे की रुचि मतलब किस फील्ड में है, बच्चे की योग्यता किस फील्ड में है, उसको जो है आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसके बारे में, अवधारणा के बारे में प्रमुख क्या है? मानक, निर्देश व मूल्यांकन। कहने का मतलब है जो है एक स्टैंडर्डाइज जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो, और इवैल्यूएशन करना। तो ये तो देखो गलत होगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चलो आगे देखते हैं। बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन। देखिए, एक रूप मूल्यांकन की बात कर दे, एक रूप, तो ये जो है क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और बाह्य प्रेरणा की बात करूं तो बाह्य प्रेरणा जो है कुछ टाइम तक ही रहती है। हमेशा आंतरिक प्रेरणा से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो आप लोगों का जो है सही आंसर होता है। ठीक है, तो बाह्य प्रेरणा जो है कुछ टाइम तक रहता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, हमेशा जो है ये इस टाइप के नहीं होना चाहिए, ये भी आपका जो है क्या हो जाता है, आपका एलिमिनेट हो जाता है। मानक स्टैंडर्ड, जो कभी कोई स्टैंडर्ड की बात कर देना, एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन देना, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो ये तो कुछ रही टिप्स। अब हम देखिए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, मतलब प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की क्षमता को आगे बढ़ाना, बच्चे की क्षमता के अनुसार जो है उसे शिक्षण प्रदान करना, जिसमें कि बच्चे की रुचि हो तो वो बहुत ही आगे जाएगा। तो यही बोला है कि प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है और उसकी जो संभावना है उस पर विश्वास करना और उसको जो है उसमें आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। गैर उदाहरण होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जिसमें कि बच्चों के सामने कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जो कि उसके नियम और सिद्धांतों से संबंधित ना हो, प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट संबंधित ना हो, लेकिन उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तो इसे तो हम गैर उदाहरण करते हैं। लेकिन उदाहरण देना जो कि बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ठीक है, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। उदाहरण और गैर उदाहरण नहीं देना चाहिए, तो गलत हो गया, क्योंकि हमें तो एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे। केवल उदाहरण देने चाहिए, नहीं। देखिए, केवल गैर उदाहरण और उदाहरण नहीं देने चाहिए, बल्कि उदाहरण और गैर उदाहरण हम दोनों ही हमें देने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब भी शिक्षक पढ़ाता है तो
तो अपने टीचिंग के दौरान बच्चे को उदाहरण जब दे तो उसके वास्तविक जीवन से उसको जोड़कर अगर पढ़ाएगा तो बच्चे क्या है अपने जो उनका बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, उसको जोड़ते हुए वो कॉन्सेप्ट को जो है सीखेंगे तो उनका जो है लर्निंग बहुत ही अच्छी होगी। तो उदाहरण तो इस तरीके से दे कि उसके मतलब कि वास्तविक जीवन से जोड़कर उसे उदाहरण दे, जिससे कि बच्चे का अनुभव जो है उसके कॉन्सेप्ट में मिले और वो जो है अच्छे से समझ सके। गैर उदाहरण कहने का मतलब है कि कई बार हमें जो है इस तरीके का उदाहरण देना चाहिए जिसमें नियम और सिद्धांत से संबंधित ना भी हो, तो भी जो है उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए हमें उदाहरण देना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है वो बी जो है करेक्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि अगली बार जो है कथन और कारण में दे दे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों के अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगी? किसकी बात किया है? अर्थ निर्माण की, जिसमें बच्चों के अर्थ का निर्माण करें, बच्चे जो है उसके बारे में समझें। सूचनाओं का संरक्षण करना, देखिए कहीं भी सूचनाओं का संरक्षण करना ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। इस टाइप के ऑप्शन देखें तो ये एलिमिनेट कर देना। दंडात्मक साधन, दंडात्मक संसाधन कभी भी ऐसे देखें तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। एक रूप मानकीकृत परीक्षण, एक रूप और मानकीकृत कोई भी स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा जो है नेगेटिव वो करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब लास्ट में बचा हमारा अन्वेषण और परिचर्चा। अन्वेषण मतलब खोज करना और परिचर्चा मतलब कि वाद विवाद करके। आप लोगों को बताऊं कि बच्चों को हमेशा आप मतलब एज अ टीचर आप बच्चों को हमेशा सक्रिय रूप से मतलब सक्रियता प्रदान करेंगे। बच्चे हमेशा जो है लर्निंग में सक्रिय रहें, जिससे ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चे खोज करके वाद विवाद करके जो है खुद जो है अपने ज्ञान का निर्माण करें, क्योंकि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो अपने ज्ञान की खोज स्वयं करता है। ठीक है, तो वो जो है खोज करके जो है अपने अर्थ का निर्माण करेगा तो वो ज़्यादा सही होगा। तो इसमें अर्थ निर्माण को बढ़ावा जो है अन्वेषण और परिचर्चा जो है ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। बाकी तीन क्यों नहीं होंगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं भी आता तो एलिमिनेट करके आप जो है कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? देखिए, दृश्य रूप से बाधित बच्चों की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। स्वयं अभिविन्यास करना नहीं। कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। दृश्य प्रस्तुतियां जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो दृश्य प्रस्तुतियों का कोई मतलब नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित कराना। जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो लिखित कार्य का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से बोलना, मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हैं तो उसको स्पष्ट रूप से बोलें। मतलब बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है ना। छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो आप देखो ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आप आराम से जो है एलिमिनेट करते हुए आंसर पे पहुँच सकते हैं। तो डी हमारा जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? देखिए, सहयोगात्मक शिक्षण बहुत ही अच्छा होता है। सहयोगात्मक जो अधिगम होता है जिसमें बच्चे सहयोग के साथ जो है सीखते हैं। हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? समावेशी कक्षा क्या होती है ऑलरेडी मैं जो है 4 और जितने भी प्रैक्टिस सीरीज कराई हूँ आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। देखो, हतोत्साहित किसी भी ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, एलिमिनेट कर दो। कभी कभी प्रयोग करना, कभी कभी नहीं। प्रयोग नहीं करना, ये भी नहीं होगा। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, मतलब सहयोगात्मक अधिगम हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए कि सभी बच्चों को सक्रिय रूप से क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है। डी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके और जो अपकमिंग सीटेट है वो क्लियर कर सकें। कीप सपोर्ट। मैं आप अगर ऐसे ही मेरे को मतलब पढ़ते रहे अच्छे से जो है, मतलब कुछ लोग पढ़ेंगे तो फिर मेरे को भी करवाने में जो है अच्छा लगेगा। और आने वाले टाइम में जो है मैं 2 क्लास की बजाय जो है 3 क्लास 4 क्लास ऐसे जो है क्लासेस बढ़ाती जाऊँगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका जो है फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय, देखिए अपनी कक्षा में अगर आप सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रहे हैं करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सहयोगात्मक अधिगम में एक शिक्षक क्या करेगा? कक्षा को छोड़ देना चाहिए, ये ऑप्शन आप आगे बढ़ने से पहले ही आप जो है इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, बच्चों को स्वयं कार्य करने दे, बच्चों के सहयोग करना। आपको सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं।
सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी करना, कहीं ना कहीं सही है। आगे देखते हैं, उन समूहों का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली, देखिए ये कैटेगराइज कर रहे थे, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, कभी भी कैटेगराइज नहीं करना, सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। एक मूक दर्शक होना, अब बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, मूक दर्शक हो के आप बस देखते रहेंगे बच्चे कुछ भी करें तो ये भी गलत है। देखिए सहयोगात्मक अधिगम का मतलब है कि बच्चों को जो है सहयोग देना, और जिससे कि मतलब जो भी ग्रुप है उस पर जो है उनका सहयोग देना, और प्रत्येक ग्रुप पर जो है निगरानी रखना कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका हर एक ग्रुप पर जो है आपकी निगरानी होनी चाहिए, लेकिन आपका उसमें सहयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया कराते हैं। ठीक है, इसका सही विवेचन क्या है? कहने का मतलब जो शिक्षक हैं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया कराते हैं, क्यों? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सब आप ऐसे लड़की और लड़कियों को कैटेगराइज करके बताया जा रहा है, तो इससे इसका सही विवेचन क्या है आपको वो केवल वो बताना है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षणिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं हम कह सकते। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। एज अ टीचर आप लोग जब जाएंगे तो देखेंगे क्लास में, आप लोगों को पता भी है ये सब चीज़ें। ये देखो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यह शिक्षण में एक लिंग पक्षपात को दर्शाता है और कुछ नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, सब समावेशी कक्षा फिर आ गई, और समावेशी कक्षा से मतलब समावेशी जो टॉपिक है इससे जो है हमेशा सीटेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमेशा मिलते हैं। मतलब 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा संख्या हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण, ये भी देखो स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो ये तो आपका होगा ही नहीं। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, ये भी नहीं होगा। प्रतियोगी अधिगम मतलब कंपटीशन को बढ़ावा देना, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। विशिष्ट शिक्षा योजना, क्योंकि समावेशी जो कक्षा होती है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, उस कक्षा में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट शिक्षा योजना तैयार करना। तो मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ऑलरेडी मैं ये टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो CDP शॉर्ट टॉपिक करके जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप जाके जब सर्च करेंगे ना तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, और उसको जब ओपन करेंगे तो छोटे छोटे टॉपिक के जो है कुछ चीज़ें मैं बना रखी हूँ, और वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए, क्या निर्धारित करने के लिए? प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि अधिगम लक्ष्य। मतलब प्रदर्शन लक्ष्य को आपको निर्धारित करना चाहिए बजाय निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि अधिगम लक्ष्य। क्या सही है? नहीं। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक लाने, देखो ये भी एलिमिनेट हो गया। अंक लाने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए जहाँ पे अंक की बात हुई वो ऑप्शन ही एलिमिनेट। नेक्स्ट क्या है? अधिगम लक्ष्य, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, मतलब अधिगम जो है उसके लर्निंग जो है उसको निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन के लिए नहीं, अधिगम के लिए, मतलब उद्देश्य जो होगा वो आपका अधिगम होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। मतलब कुछ ऑप्शन जो ऐसे हैं जो होता है और हमें नहीं वाले को जो है वो ढूंढना है। ठीक है, तो क्या है देखिए, हाँ, ऑप्शन क्या है? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। क्वेश्चन पूछा है अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, मतलब पहले जो होता है उसको ढूंढ लो। देखिए, सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत होता है उदाहरण और गैर उदाहरण का प्रयोग करना, सही है। एक समस्या को अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो ये तीनों तो सही है। अब कौन सा परिणत नहीं है? तो हमारे ये है कि दोहराना और स्मरण करना। और आपको ये नहीं भी पता होगा तो आप कभी भी ऑप्शन में ये दोहराना या रोट लर्निंग मतलब स्मरण करना, याद करना, ऐसे टाइप के जो ऑप्शन दिखे तो वैसे ही वो गलत हो जाते। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। देखिए पहले बात तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है क्या वो समझ लीजिए। बाह्य अभिप्रेरणा जिसमें कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए जो है, किसी चीज़ अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको जो है लेकर जो है आप प्रोत्साह मतलब अभिप्रेरित होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ बंद हो जाती है तो आप जो है उस चीज़ को करने में आपकी रुचि भी कम हो जाती है। जब तक आपको पता है कि इस चीज़ के लिए ऐसा होगा तब तक आप वो काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो नहीं होगा तो आपकी रुचि वैसे ही कम हो जाएगी। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मैं बहुत अधिक सिखाती हूँ जब मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं गृह कार्य करती हूँ। ठीक है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी सही है। मैं अपना गृह कार्य करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है, मतलब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, यहाँ पे बाकी में क्या बोल रहा है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य, मतलब वो उसका अपना इंटरेस्ट है। गृह कार्य करती हूँ, अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। लेकिन अगले में क्या बोल रहा है, मैं अपना गृह कार्य करती हूँ क्योंकि शिक्षक जो है उसके हर एक कार्य के लिए जो है उसे क्या देता है, अंक। कहने का मतलब अगर उसे अंक जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा तो वो अपना गृह कार्य करना भी बंद कर देगी। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही आनंददायक उसका इंटरेस्ट है। तो इसमें अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा है, क्योंकि बाकी तो आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। यहाँ पे सी जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज हिट लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम की रणनीतियों के उदाहरण है। देखिए प्रभावी अधिगम की जो रणनीति है उसका उदाहरण है, लक्ष्य एवं समग्र सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों और अवधारणात्मक नक्शे बनाना। देखिए लक्ष्य और समग्र सारणी का निर्धारित करना, सही बात है। संगठनात्मक चार्ट और अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों के बारे में सोचना, ये भी सही है। कहने का मतलब है अगर प्रभावी अधिगम आप लोगों को करना है, एक अच्छा शिक्षण प्रदान करना है कि बच्चे अच्छे से समझे चीज़ों को, तो इस टाइप के जो है आप लोगों को उदाहरण, यहाँ पे हमारा डी जो है करेक्ट होता है, सभी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस तरीके से देखा जाता है, खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। मतलब खाली स्लेट के रूप में जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा जो है पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है। या एक निष्क्रिय प्राणी, देखिए एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में तो बच्चे को समझा नहीं जाता। एक समस्या समाधान करने वाला, देखिए ए और सी में जो बेस्ट ऑप्शन जाता है ये होगा कि एक समस्या समाधान करने वाला बच्चा जो है एक समस्या समाधान करता है, वो खुद जो है अपने ज्ञान की खोज करता है, इसलिए बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक बोला जाता है। तो बच्चा जो एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में इसे ये दिया गया है। और इसका जो है ये जो है जीन पियाजे ने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है, और पियाजे वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बता रखा है, वैसे फिर से करवाऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो बस बने रहिए। आपको सब जो है बेसिक से चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर होंगी, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप जो है अगर नहीं भी समझ में आएगा तभी भी आप जो है डायरेक्ट जो है आंसर कैसे पकड़ते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है, और आज हमने जो है टोटल जो है लगभग शायद 14 क्वेश्चंस किए हैं, और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। और मेरी कोशिश रहेगी कि लेवल ऐसे ही बढ़ाती जाऊँ, आप लोगों को 2 और प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। इसके बाद जो है आप लोग खुद अपने आप को चेक करेंगे कि आप किस तरीके से जो है कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जो है जिस तरीके से मैंने जो एक प्लान बनाया उसके थ्रू जो है अगर आप करेंगे तो एक अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट एंड लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जो है इससे फ़ायदा मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो मैं भी क्लासेस जो है बढ़ाने की कोशिश करूँगी कि अभी 2 क्लासेस हो रही है तो 3 या 4 क्लासेस लूँ, जिसमें प्रैक्टिस भी अपना इन्वॉल्व करूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प कर पाऊँ। लेकिन ये तभी मज़ा आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि तभी इसका जो है फ़ायदा होने वाला है कि बच्चों को समझ में आए। और कोई अगर आप लोगों को सजेशन हो, कोई भी आप लोगों को टॉपिक समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जो है उस पर जो है काम करूँगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।